And today we are doing DAV class 7 science chapter 15 forest। इसकी मैंने एक समरी वीडियो डाल रखी है जो कि आपकी काफी छोटी वीडियो जिसमें पूरा चैप्टर मैंने समराइज कर रखा है, आप वो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। The green lungs of nature that purify the atmosphere, forests are our lifeline, it is through them that nature shines। ग्रीन लंग ऑफ नेचर कहा गया है फॉरेस्ट को, किस वजह से? क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ट्रीज होते हैं और ट्री क्या करते हैं स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस होती है इसमें, जिससे कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो ये यूज करते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इसी कारण से ये ग्रीन लंग्स कहे गए हैं, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की नीड होती है फॉर देयर रेस्पिरेशन, तो इसलिए इन्हें लंग्स का दर्जा दिया गया है यहाँ पर। दैट प्यूरिफाई द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करते हैं। कैसे करते हैं? वो ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, जिससे कि पॉल्यूशन भी कम होता है। इसीलिए फॉरेस्ट को हमारी लाइफलाइन बताया गया है। इट इज थ्रू देम, इसी की वजह से हमारा नेचर शाइन करता है, इतना चमकदार रहता है। अब फॉरेस्ट इज एन एरिया विद अ हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज। हाई डेंसिटी का मतलब क्या है कि पर स्क्वायर एरिया में काफी ज्यादा क्वांटिटी में ट्रीज हैं वहां पर। तो फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया होता है जिसमें काफी ज्यादा क्वांटिटी में ट्रीज प्रेजेंट है। द ट्री विच मेक अप द मेन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मेन एरिया क्या है? ट्रीज हैं, जहां पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं। क्रिएट अ स्पेशल एनवायरमेंट, वो एक स्पेशल एनवायरमेंट बना देते हैं। दिस इन टर्न अफेक्ट द काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट कैन एग्जिस्ट इन अ फॉरेस्ट। जो प्रेजेंट होते हैं फॉरेस्ट में वो एक स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं वहां पर। इसी वजह से जो है कई तरह के एनिमल्स और प्लांट्स जो है वहां पर एग्जिस्ट कर पाते हैं फॉरेस्ट में। ह्यूमन बींग्स बिगेन लाइफ ऑन अर्थ एज फॉरेस्ट ड्वेलर्स। फॉरेस्ट ड्वेलर्स का मतलब कि जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं। ह्यूमन बींग्स ने अपनी जिंदगी कैसे शुरू की थी कि वो जंगल में रहने वाले लोग ही थे पहले। इन द अर्ली स्टेजेस, पहले के टाइम में, देयर वर फूड गैदरर्स एंड डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर ऑल देयर नीड्स, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। पहले के टाइम में लोगों को क्या बोला जाता था? वो फूड गैदरर, मतलब कि खाना इकट्ठा करने वाले होते थे। गैदरर मतलब इकट्ठा करना, तो इकट्ठा करने वाले होते थे और डिपेंड होते थे फॉरेस्ट पे हर चीज के लिए, अपने फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए और शेल्टर रहने के लिए। दे ग्रेजुअली बिकेम फूड ग्रोवर्स। अब फूड गैदरर और फूड ग्रोवर में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? पहले वो डिपेंड होते थे फॉरेस्ट पे कि हमें वहां से जो भी खाना मिलेगा हम वो इकट्ठा करके ले आएंगे और उसी पे वो फीड करते थे। धीरे धीरे ह्यूमंस जो है वो फूड ग्रोवर बन गए, मतलब अपना खाना खुद ग्रो करने लग गए। क्लियरिंग स्मॉल पैचेज इन फॉरेस्ट टू ग्रो देयर फूड। क्लियरिंग स्मॉल पैचेज इन फॉरेस्ट मतलब धीरे धीरे जंगल को साफ करने लग गए और वहां पर अपना खाना ग्रो करने लग गए। हाउएवर दे कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेली लाइफ। लेकिन अभी भी वो जो है डिपेंडेंट थे किस पे? फॉरेस्ट पे, अपनी डेली लाइफ के लिए। इवन के टाइम में भी हम लोग डिपेंडेंट हैं फॉरेस्ट पे। किन चीजों के लिए? पेपर के लिए, टिम्बर मतलब कि लकड़ी के लिए जिससे फर्नीचर बनाया जाता है, फ्यूल वुड ईंधन की लकड़ियां, जैसे खाना बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत होती है। कई जगह पर अभी भी चूल्हे पे खाना बनता है तो उसके लिए लकड़ियों की जरूरत होती है। वो भी कहां से मिलता है? जंगलों से मिलता है। मेडिसिन जो है मतलब कि दवाइयां, एंड फोडर होता है जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स को खाना दिया जाता है, वो भी फॉरेस्ट से ही मिलता है। ओवर द ईयर्स द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर हैज डिक्रीज स्टीडीली। कुछ बीते सालों में जो फॉरेस्ट के अंडर एरिया आता है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। दिस इज बिकॉज फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, हाउसिंग एंड मेनी अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। ये इस कारण से हो रहा है क्योंकि फॉरेस्ट को जो है क्लियर किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, हाउसिंग मतलब घर बनाने के लिए, और बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए। दीज इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स अमंग अदर्स। ये कौन कौन सी चीजें आती है जो यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बोली गई है? रोड बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बनाने के लिए। इस तरह से फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है। तो ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट जो है वो धीरे धीरे घटते क्यों जा रहे हैं, इन सब एक्टिविटीज की वजह से। डू यू नो द लार्जेस्ट एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट इज इन साउथ अमेरिका? It is called Amazon rainforest. Over 3,000 kinds of trees grow in the rainforest. Many kinds of flowers also grow there. The Amazon rainforest is very important for all of us. Some people call the Amazon rainforest the lungs of the world. Very many trees and other plants have given off lots and lots of oxygen. People and animals all need oxygen to breathe. The Amazon rainforest breathe out more than 20% of the world's oxygen supply. ये आपको स्टार मार्क करना है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क करके लिखेंगे। लार्जेस्ट एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट कहां पर है? साउथ अमेरिका में है, जिसे कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर जो है काफी तरह के ट्रीज ग्रो करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो एरिया होता है ये कहां होता है? अर्थ के नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास होता है। अब इक्वेटर के पास क्या होगा? यहां पर मैक्सिमम सनलाइट आती है, मतलब दिन में अच्छी गर्मी रहती है, हॉट वेदर रहता है एंड ह्यूमिड वेदर रहता है नाइट में। तो यहां पर क्या होती है? हैवी रेनफॉल होने के कारण यहां पर ट्रीज भी अच्छे ग्रो करते हैं और टेम्परेचर यहां का सुटेबल रहता है ट्रीज के लिए। तो इसलिए यहां पर तरह तरह के फ्लावर्स ग्रो करते हैं।
हैं, तरह तरह के ट्रीज ग्रो करते हैं, इसी वजह से इसे लंग ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा ट्री होंगे वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे एंड ऑक्सीजन को आउट करेंगे, जो हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए यहां पर ये मेंशन किया गया है कि इसे लंग ऑफ द वर्ल्ड किस लिए बोला जाता है, क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो ब्रीद आउट 20% ऑफ दी वर्ल्ड्स ऑक्सीजन सप्लाई। मतलब आप ये सोचिए पूरी दुनिया में जितनी ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए उसका 20% कहां से मिलता है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट से मिलता है। इसीलिए इसे लंग ऑफ दी वर्ल्ड बोला गया है। और किस वजह से होती है यहां पर अच्छी खासी रेन, किस लिए होती है, टेम्परेचर अच्छा क्यों होता है, क्योंकि ये सब जो होते हैं अर्थ के नियर दी इक्वेटर होते हैं। और ये कहां पे लोकेटेड है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, इज इन साउथ अमेरिका। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको याद रखनी है। देन कंपोनेंट्स ऑफ अ फॉरेस्ट। अ फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। These can be broadly divided into two categories. ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक का मतलब जैसे नेम से ही पता लग रहा है, बायो मतलब लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं इसमें, अबायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। लिविंग पार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट में क्या क्या है, ट्रीज, शर्ब्स, वाइन, ग्रासेस एंड अदर हर्बेशियस मतलब नॉन वुडी प्लांट्स, मोजेस, एल्गी, फंजाई, इंसेक्ट्स, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट, रेप्टाइल मतलब जो रेंगने वाले जानवर होते हैं उन्हें रेप्टाइल्स बोला जाता है। एम्फीबियंस कौन से होते हैं, जो लैंड पे भी रह सकते हैं एंड वाटर में भी रहते हैं, उन्हें एम्फीबियंस बोला जाता है। मैनी माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखे जाते हैं, उन्हें माइक्रोऑर्गेनिज्म मतलब बहुत ही ज्यादा टाइनी होते हैं ये। विच लिव ऑन प्लांट, जो कि प्लांट पे रहते हैं, एनिमल्स पे, एज वेल एज इन सोयल, जो सोयल में भी रहते हैं। द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन से आ रहे हैं, अभी तक हमने बायोटिक की बात करी, अब अबायोटिक में मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन से हैं फॉरेस्ट के, सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स। द डिफरेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इंटरेक्ट विद वन अनदर। जो डिफरेंट लिविंग और नॉन लिविंग वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, हमें पता है। जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स के साथ ही ग्रो करते हैं, और जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वही जो है प्रोड्यूसर हैं, उन्हीं के द्वारा दूसरों को खाना मिल रहा है, दूसरे उन्हीं पे फीड कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। लाइफ इन अ फॉरेस्ट। यू ऑलरेडी नो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड एज ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं स्टूडेंट, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है प्लांट। हेट्रोट्रॉफ्स जो कि अपना खाना दूसरों पे डिपेंड होकर लेते हैं, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। एंड सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, जो डेड एंड डिके मैटर से अपना खाना लेते हैं, उन्हें सेप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस अल्टीमेटली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। अब हर्बीवोरस कौन से होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोरस कौन से होते हैं, जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ओमनिवोरस कौन से होते हैं, जो प्लांट्स को भी खाते हैं एंड एनिमल्स को भी खाते हैं। अल्टीमेटली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ये अल्टीमेटली किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है अपने खाने के लिए। The herbivorous consume plants and are in turn eaten by a carnivorous. Such a sequence of who eats whom, सीक्वेंस को कि कौन किसको खा रहा है, कौन किसका फूड बनेगा, इसे फूड चेन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखा रखा है, ग्रास क्या है, ये एक प्लांट है, प्रोड्यूसर है जो कि खुद अपना खाना बनाते हैं। देन उसके बाद उसे कौन खा रहा है, रैबिट खा रहा है। रैबिट को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है। तो ये एक तरह की क्या है, फूड चेन है, मतलब कि ये इसके ऊपर डिपेंड है, ये इसके ऊपर डिपेंड है। अगर चाहे एक एनिमल डायरेक्टली खा रहा है प्लांट को, चाहे एक एनिमल किसी एनिमल को खा रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे है, प्लांट्स पे डिपेंड है। तो यही चीज इसमें बताई गई है। सच फूड चेन्स कैन बी फाउंड इन अ फॉरेस्ट। इस तरह की काफी सारी फूड चेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती हैं। दे आर इंटरलिंक्ड इन नेचर एंड हेंस फॉर्म फूड वेब्स। तो वो इंटरलिंक्ड है नेचर में और उसे फूड वेब कहा जाता है। फूड वेब का क्या मतलब है, जिसमें काफी सारी फूड चेन इन्वॉल्व हो, उसे फूड वेब। वेब का मतलब क्या होता है, जाला, तो फूड वेब कहा जाता है उसे। इफ एनी कंपोनेंट फ्रॉम दिस लिंक इज रिमूव्ड, द रेस्ट ऑफ अ चेन गेट्स अफेक्टेड। अगर एक भी कंपोनेंट बीच में से हट जाता है तो पूरी फूड चेन, फूड वेब आपका डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्लांट्स आर रिमूव्ड, द हर्बीवोरस लाइक रैबिट will die and there will be scarcity of food for the carnivorous। एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि अगर प्लांट्स को रिमूव कर दिया जाता है, यहाँ से प्लांट को रिमूव कर दिया जाता है, तो रैबिट को अपना खाना नहीं मिलेगा। जो हर्बीवोरस एनिमल है जैसे रैबिट है, डियर है, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो वो अपना खाना नहीं खा पाएंगे, तो वो मर जाएंगे। तो जो कार्निवोरस है, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लॉयन डियर को खाता है, स्नेक रैबिट को खा रहा है, तो इनको भी अपना खाना नहीं मिल पाएगा, तो कार्निवोरस के पास भी स्कैरसिटी हो जाएगी, मतलब कमी हो जाएगी खाने की। If the decomposers like bacteria are removed, the nutrient will not be recycled and soil would become deficient in nutrients and would not be able to support plant life। अब ये देखिए, सबसे पहले क्या होते हैं आपके, एक डीकंपोजर्स होते हैं। डीकंपोजर्स क्या होते हैं, जैसे कि डेड एनिमल्स हैं, डेड प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, आपके फॉरेस्ट के फ्लोर पे गिरते हैं। फॉरेस्ट के फ्लोर पे गिरने के बाद जो डीकंपोजर्स हैं, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर रहते हैं, वो क्या करते हैं, इन डेड प्लांट्स को, डेड एनिमल्स को क्या करते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में। ह्यूमस क्या होती है, एक डार्क लेयर होती है जो कि सोयल के ऊपर बन जाती है, जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है किसको, आपकी सोयल को, जिसके कारण आपका ट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे,
ये डिकम्पोजर्स प्रेजेंट नहीं होंगे सोइल में तो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो आपका प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हर चीज एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। इसके अंदर जो भी एनिमल डाई होता है वो कई एनिमल्स का फूड बन जाता है, जैसे वल्चर, क्रो, जैकल्स वो उसे खाते हैं, जो लेफ्ट ओवर होता है उसे इंसेक्ट्स खाते हैं, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, उन डेड प्लांट्स और एनिमल्स को कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में, जो एक डार्क कलर की लेयर बन जाती है आपके फॉरेस्ट फ्लोर पे। तो फॉरेस्ट फ्लोर पे जो डार्क कलर की लेयर बनती है वो क्या करती है, वो ह्यूमस जो होती है वो सोइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, जिस कारण से सोइल ज्यादा उपजाऊ बनती है, ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलते हैं उसे और अच्छा प्लांट वहां ग्रो करता है। तो इसीलिए जो डीकंपोजर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो इसमें यही बताया गया अगर डीकंपोजर्स नहीं होंगे, जैसे बैक्टीरिया अगर रिमूव हो जाएंगे तो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, और न्यूट्रिएंट ना मिलने के कारण प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये सब इंटरलिंक्ड है आपस में, कोई भी चीज बीच में से हटती है तो आपकी फूड चेन जो है, फूड वेब डिस्टर्ब हो जाता है। तो यही चीज बताई गई है, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इज एबल टू फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। फॉरेस्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह फंक्शन करता है, मतलब कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है वो, और यही हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। दिस इज सो बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स और फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई डायरेक्ट एडिशन नहीं हो रहा है फर्टिलाइजर्स का या सीड्स का। अब एग्रीकल्चर लैंड पे क्या होता है, एग्रीकल्चर लैंड पे फार्मर्स जो है अपनी क्रॉप अच्छी करने के लिए मैन्योर्स डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट में कोई भी फर्टिलाइजर्स डालने नहीं आता है, सीड्स डालने नहीं आता है। तो यहाँ पर ट्रीज कैसे ग्रो कर रहे हैं, और फूड एंड वाटर कोई सप्लाई नहीं कर रहा है यहाँ पर एनिमल्स के लिए। तो एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट हम इसे कैसे कह रहे हैं, यहाँ पर इतने सारे एनिमल्स क्यों रहते हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है। विद इन अ फॉरेस्ट मटेरियल मूव इन अ कॉन्टिन्यूअस न्यूट्रिएंट साइकिल अलोंग अ फूड चेन एंड थ्रू अ फूड वेब दैट गोज फ्रॉम प्लांट्स टू प्लांट ईटर हर्बीवोरस, देन टू मीट ईटर कार्निवोरस एंड देन टू डिकम्पोजर्स अगेन बैक टू द प्लांट। इसको पिक्चर की हेल्प से समझते हैं। जो डेड एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स फॉरेस्ट के अंदर मर जाते हैं वो भी दूसरे एनिमल्स का खाना बन जाते हैं, वल्चर का, क्रो का, जैकल का, और बची हुई जो होते हैं उन्हें इंसेक्ट खाते हैं। और जो डेड एनिमल्स को, डेड लीव्स को जो डीके मैटर हो जाता है, मतलब सड़ जाता है, वो सेप्रोट्रॉफ्स उस पर फीड करते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स हमने पढ़ा था ना, जो डेड एंड डीके मैटर को अपना फूड बनाते हैं वो होते हैं सेप्रोट्रॉफ्स, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, जिन्हें कि हम डीकंपोजर भी बोल रहे हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, डीकंपोजर कौन होते हैं। डीकंपोजर्स क्या करते हैं, डेड एनिमल, डेड लीव्स को, मतलब जो डीके मैटर होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में। ह्यूमस क्या होती है, जो डार्क कलर की लेयर बन जाती है फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर, उसे ह्यूमस कहा जाता है। अब ह्यूमस क्या करती है, वो सोइल को न्यूट्रिएंट्स देती है ताकि अच्छा वो ट्री ग्रो कर सके, वो प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके, क्योंकि सोइल को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, ट्री को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे सोइल से, तो फिर वो ग्रो कैसे करेगा। तो ट्री ग्रो होता है किसकी हेल्प से, डीकंपोजर्स की हेल्प से, क्योंकि डीकंपोजर डेड एनिमल्स एंड डेड डीके मैटर को ह्यूमस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ह्यूमस जो होती है वो न्यूट्रिएंट देती है सोइल को, उससे आपके अच्छे ट्री ग्रो कर रहे हैं। देन ट्रीज को कौन खाता है, ट्रीज को हर्बीवोरस एनिमल्स खा रहे हैं, और हर्बीवोरस एनिमल्स को कौन खा रहा है, कार्निवोरस एनिमल्स खा रहे हैं। प्लांट्स को भी खा रहे हैं और हर्बीवोरस एनिमल्स को भी खा रहे हैं, उन्हें ओमनीवोरस बोला जाता है। तो ये सारे आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। तो फिर जो एनिमल्स मर जाते हैं दोबारा से यही साइकिल शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है, इसे कॉन्टिन्यूअस न्यूट्रिएंट साइकिल बोला जाता है। तो दैट मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं, ये फॉरेस्ट में कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है, तो इसीलिए इसे यहाँ पर इंडिपेंडेंट यूनिट बोला गया है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस न्यूट्रिएंट साइकिल यहाँ पर चलती रहती है। जैसे कि हर्बीवोरस जो है वो प्लांट को खाते हैं, कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाते हैं, देन डीकंपोजर्स जो हैं वो इनके डेड एंड डीके मैटर को खाते हैं, दोबारा से वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं। तो इसी तरह से ये साइकिल चलती रहती है। द टर्म फूड वेब इज बेटर डिस्क्रिप्शन फॉर अ फॉरेस्ट देन अ फूड चेन। फूड चेन की बजाय आप फूड वेब से फॉरेस्ट की डिस्क्रिप्शन अच्छे से समझ सकते हैं। दिस इज बिकॉज अ सिंगल प्लांट और एनिमल मे हैव लिंक टू मेनी अदर्स। बिकॉज एक सिंगल प्लांट और एनिमल जो है वो बहुत सारी चेन से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दोज एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, ओमनीवोरस जो होते हैं, can have link with many plants and a variety of other meat eating animals। जैसे कि ओमनीवोरस जो होते हैं, जो कि प्लांट भी खाते हैं एंड एनिमल्स को भी खाते हैं, तो वो कई तरह के प्लांट से और वैरायटी ऑफ मीट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जैसे फूड वेब में यहाँ पर दिखा रखा है कि सबसे पहले फंजाई है, जो कि क्या है, आपका डीकंपोजर है, वो न्यूट्रिएंट देता है, तो उसी कारण से आपके क्या ग्रो कर रहे हैं, आपके प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। देन कौन खाते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा रखा है हर्बीवोरस एनिमल्स का। देन कार्निवोरस कौन है, जो हर्बीवोरस एनिमल्स को फीड कर रहे हैं, तो वो होते हैं कार्निवोरस। तो इस तरह से ये चेन्स चलती रहती है, इसीलिए इसे बोला गया है कि ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह फंक्शन करता है फॉरेस्ट। तो अब आपको होप्स समझ आ गया होगा कि यहां पर कोई भी चीज फॉरेस्ट में वेस्ट नहीं होती है, हर चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। Decomposers such as bacteria, fungi and some worms are especially important members of food chain and food web। ये मैंने आपको बता दिया, decomposers जो होते हैं वो भी important member होते हैं food chain के और food web के in the forest habitat। Their role is to break down the rough woody fibers of trees, thus enabling the nutrient cycle to begin
बिगिन ऑल ओवर अगेन। तो ये क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं जो रफ एंड वुडी फाइबर्स होते हैं ट्रीज के ऊपर, और इस तरह से ये न्यूट्रिएंट साइकिल चलती रहती है, जो कि हमने इस हेल्प से समझ ली है। देन है डू यू नो मैंग्रोव आर शॉर्ट डेंस ट्रीज। मैंग्रोव जो है वो शॉर्ट और डेंस ट्री होते हैं, ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। दैट टोलरेट एंड अडप्ट देमसेल्फ वेल टू बोथ सलाइन एंड फ्रेश वाटर एंड ग्रो इन कोस्टल एरियाज। तो मैंग्रोव क्या है, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखा रखा है मैंग्रोव, वो इस पिक्चर से आप साफ समझ सकते हैं। ये है मैनग्रोव प्लांट्स, और मैनग्रोव प्लांट्स जो होते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं दोनों सैलाइन एंड फ्रेश वाटर दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं। सैलाइन वाटर कौन सा होता है, जो खारा पानी होता है, एंड फ्रेश वाटर में, और ये कोस्टल एरियाज में मिलते हैं। कोस्टल एरिया मतलब तटीय इलाके जो होते हैं उन्हें कोस्टल एरिया बोला जाता है। द गैंगटिक सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव एरिया इन इंडिया। जो गैंगटिक सुंदरबन है वेस्ट बंगाल के अंदर, वो लार्जेस्ट मैनग्रोव एरिया है इंडिया में। द लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट की लेयर्स की बात करते हैं। लेयर का मतलब कि सबसे नीचे फॉरेस्ट फ्लोर होता है, जैसे कि आपको पिक्चर से समझ आ जाएगा। सबसे नीचे जो है वो फॉरेस्ट फ्लोर है जहाँ के डीकंपोजर्स होते हैं। देन है अंडर स्टोरी, जिसमें कि आपके बुशेस आ जाते हैं, शर्ब्स आ जाते हैं। देन है कैनोपी, जो कि लार्ज ट्री होते हैं। खुद ही जो लार्ज ट्री होते हैं, मैच्योर ट्रीज होते हैं, उन्हें बोला जाता है। तो एमरजेंट लेयर जो है वो उससे भी यहाँ पर हाई दिखाई दे रही है, मतलब काफी टॉल है। तो पढ़ते हैं हम डिटेल में। अब फॉरेस्ट इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स। फॉरेस्ट जो है काफी लेयर से बना हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हैं एंड मूविंग अप। द मेन लेयर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फॉरेस्ट फ्लोर, अंडर स्टोरी, कैनोपी। इन ट्रॉपिक 3 लेयर्स कौन सी होती है, फॉरेस्ट फ्लोर, अंडर स्टोरी एंड कैनोपी। इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देयर एग्जिस्ट अनदर लेयर नोन एज द इमरजेंट लेयर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एक और लेयर देखी जाती है जिसे कि इमरजेंट लेयर बोला जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं स्टूडेंट, जो कि अर्थ के इक्वेटर के पास होते हैं, उन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। Each layer has a different set of plants and animals depending upon the availability of sunlight, moisture and food. Let us discuss them one by one. अब सब में जो है अलग अलग सेट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। अब ये देखिए, कोई एनिमल जो है वहां पर उसको वेदर कंडीशन कोल्ड सूट करती है तो वो कोल्ड रीजन्स में पाया जाता है। किसी को हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए तो वो उस रीजन में पाया जाएगा। तो मतलब वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, 3 चीजों पे डिपेंड कर रही है कि वहां पर सनलाइट कितनी है, वहां पर मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है, एंड लास्ट है आपका वहां पर फूड कैसा अवेलेबल है। तो उन 3 चीजों पे डिपेंड करता है वहां पर कैसे प्लांट्स एंड एनिमल जो है वो होंगे। वन बाय वन इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। फॉरेस्ट फ्लोर लेयर, सबसे पहले आ गया है फॉरेस्ट का फ्लोर लेयर। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ डीकंपोजिंग लीव्स, एनिमल ड्रॉपिंग्स, डेड ट्रीज एंड एनिमल्स। ये जो लेयर होती है वो डीकंपोजिंग लीव्स, मतलब जो लीव्स जो है खराब हो गई होती है, डेड हो गई होती हैं, उन लीव्स की बनी हुई। एनिमल ड्रॉपिंग्स, ड्रॉपिंग्स क्या होते हैं, एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट को एनिमल ड्रॉपिंग कहा जाता है। तो एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट। डेड ट्रीज, मतलब जो ट्रीज खत्म हो चुके हैं, एंड एनिमल्स, डेड एनिमल्स एंड डेड ट्रीज, मतलब जो डिके मैटर होता है उसकी बनी हुई होती है फॉरेस्ट लेयर। ऑल ऑफ दीज डिके ऑन दी फॉरेस्ट फ्लोर एंड फॉर्म दी न्यू सोइल दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू दी प्लांट। ये सब जो होते हैं डिके, डिके का मतलब क्या होता है, खराब होना, सड़ना। तो वो डिके कहां पर होते हैं, फॉरेस्ट के फ्लोर पर होते हैं, और वो क्या करते हैं, सोइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं ताकि एक नया प्लांट वहां पर ग्रो कर सके। द फॉरेस्ट फ्लोर सपोर्ट्स फर्न्स, ग्रासेस, मशरूम्स एंड ट्री सीडलिंग। और फॉरेस्ट फ्लोर किनको सपोर्ट करता है, फर्न्स को, ग्रासेस को, मशरूम्स को एंड ट्री सीडलिंग्स को ग्रो करने के लिए। ये है फॉरेस्ट फ्लोर जहां पर डेड एनिमल्स एंड डेड लीव्स जो है वो डिके होती है, डीकंपोजर्स उनको कन्वर्ट करता है ह्यूमस में, और इस तरह से फिर जब वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो सोइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। और ये देख रहे हैं आप, ये फॉरेस्ट फ्लोर पर ही धीरे धीरे सीडलिंग्स ग्रो कर रही है। तो इसी तरह से न्यू प्लांट यहाँ पर ग्रो करते हैं। आ गई है अंडर स्टोरी लेयर। अंडर स्टोरी इज मेड अप ऑफ बुशेस एंड शर्ब्स एंड यंग ट्रीज दैट आर अडेप्टेड टू लिविंग इन दी शेड्स ऑफ अ कैनोपी। अब अंडर स्टोरी जो है वो किसकी बनी हुई है, बुशेस की, मतलब झाड़ियां हैं, वहां पर शर्ब्स हैं। शर्ब्स क्या होती हैं, हर्ब्स जो होती हैं वो तो बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रीन कलर की स्टेम होती है उनकी। शर्ब्स में वुडी स्टेम आ जाती है, मतलब ब्राउन कलर की स्टेम आ जाती है, होते वो भी छोटे हैं, ट्री से छोटे होते हैं, लेकिन उनकी काफी सारी ब्रांचेस निकली हुई होती है, उन्हें शर्ब्स बोला जाता है। एंड यंग ट्रीज जो कि किसकी शेड में रहते हैं, कैनोपी की शेड में रहते हैं, मतलब कैनोपी उन्हें क्या दे रही है, प्रोटेक्टिव कवरिंग दे रही है। देन है कैनोपी। द कैनोपी इज फॉर्म्ड बाय अ मास ऑफ इंटरट्विन्ड ब्रांचेस, ट्विग्स एंड लीव्स ऑफ ऑल दी टॉल एंड मैच्योर ट्रीज। जो की ब्रांचेस को जो आपस में ही ट्विस्ट हो जाती हैं बहुत ही टाइटली, उसे कहा जाता है इंटरट्विन्ड ब्रांचेस। क्या होती है, जो टहनियां होती है उन्हें ट्विग्स बोला जाता है। एंड लीव्स ऑफ टॉल एंड मैच्योर ट्री, तो ज्यादातर मास मतलब कि ज्यादातर घनापन किसमें होता है, उनकी इंटरट्विन्ड ब्रांचेस में, ट्विग्स में एंड लीव्स में, जो कि मैच्योर और टॉल ट्रीज की होती हैं। द क्राउन्स ऑफ डोमिनेंट ट्रीज रिसीव मोस्ट ऑफ द सनलाइट। तो इस तरह के जो ट्री होते हैं, जो कैनोपी होती है, उसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उन्हें सबसे ज्यादा सनलाइट मिलती है, जो उनका क्राउन होता है। दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ट्रीज वेयर मैक्सिमम फूड इज प्रोड्यूस। देखिए स्टूडेंट, हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ट्रीज अपना खाना
खाना बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाता है। तो जिस एरिया को सनलाइट ज्यादा मिलेगी तो खाना भी मैक्सिमम वहीं पे बनेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वहीं पे होगा। तो इसीलिए उस पार्ट को मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट बोला जा रहा है उस ट्री का। द कैनोपी फॉर्म्स अ शेडी प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला ओवर द रेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो कैनोपी क्या करती है, एक शेडी पार्ट बना लेती है। शेडी किस लिए बोला जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो ट्री ये लंबे लंबे हैं, इनके क्राउन जो है मतलब जो ऊपरी हिस्सा है उस पे ही सनलाइट पहुंच रही है, और यहाँ पर देखिए नीचे जो है सनलाइट बहुत ही कम आ पा रही है। तो ये क्या करते हैं, ये छोटे ट्री हैं उनके प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है यहाँ पर। जैसे देखिए ये कैनोपी ट्री है, यहाँ पर ये जो क्राउन्स हैं ये सारे हॉरिजॉन्टली क्या बना लेंगे, एक कैनोपी बना लेंगे। तो इसके नीचे जो यहाँ पर स्मॉल ट्री हैं, शर्ब्स हैं, हर्ब्स हैं, तो उनके लिए क्या हो गई, ये प्रोटेक्टिव लेयर हो गई। जब रेन वगैरह भी आती है तो इन्हीं की लीफ से इंटरसेप्ट होकर आती है, मतलब कि यहां से इसके थ्रू, इनकी स्टेम्स के थ्रू, इनकी ब्रांचेस के थ्रू ही वो जो है वो छोटे प्लांट्स के ऊपर गिरती है। डायरेक्ट रेन नहीं आती है उन तक। ये क्या करते हैं, ये जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कैनोपी क्या करता है, एक शेडी। शेडी किस लिए बोला जा रहा है, क्योंकि सनलाइट सारी कहां है, ऊपर उसके क्राउन पे ही है। प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला बना लेते हैं ऑफ द रेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट। जो रेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जो उनसे छोटे प्लांट्स हैं उनके ऊपर। एमरजेंट लेयर कौन सी होती है, द एमरजेंट लेयर एग्जिस्ट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एमरजेंट लेयर सिर्फ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्यू स्कैटर्ड ट्री दैट टावर ओवर द कैनोपी। तो इस तरह की होती है स्टूडेंट एमरजेंट लेयर। कैनोपी जो होते हैं वो मैच्योर एंड टॉल प्लांट्स होते हैं, वो हर तरह के फॉरेस्ट में मिलते हैं। लेकिन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला रीजन होता है उसमें एमरजेंट लेयर भी मिलती है, मतलब स्कैटर्ड है। ये बहुत ज्यादा डेंस नहीं है। जैसे कैनोपी हमने पढ़ी थी कि बहुत ज्यादा डेंस है, मतलब कि बहुत ज्यादा घनी है। लेकिन एमरजेंट लेयर जो है वो घनी नहीं होती है, वो स्कैटर्ड होती है, दूर दूर होती है। जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है, ये किससे बनी हुई होती है, फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज से बनी हुई होती है, जो कि कैनोपी के ऊपर एक टावर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यहां पर भी दिखाई दे रहा है आपको। और जो एमरजेंट लेयर होती है वो कहां पर एग्जिस्ट करती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जो कि इक्वेटर के पास है। हमने 4 तरह की लेयर्स पढ़ी है। सबसे पहले है फॉरेस्ट फ्लोर लेयर। ये किसकी बनी हुई होती है, डीकंपोजिंग लीव्स की, एनिमल ड्रॉपिंग्स की, डेड ट्रीज एंड एनिमल्स की, जो कि क्या करते हैं, डीकंपोजर्स उनको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं और सोइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ट्रीज ग्रो करते हैं। देन उसके बाद अंडर स्टोरी लेयर आ गई है, जो कि जिसमें बुशेस काउंट होते हैं और शर्ब्स होते हैं, मतलब यंग प्लांट्स, जो छोटे प्लांट्स होते हैं। देन है कैनोपी। कैनोपी क्या होती है, जो कि इंटरट्विन ब्रांचेस होती हैं, जिसकी ट्विग्स, लीव्स, जो कि बहुत ज्यादा मास होता है, मतलब कि डेंस होते हैं। और ये क्या करते हैं, एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। किसके लिए, जो इनसे छोटे प्लांट्स होते हैं उनके लिए। देन एमरजेंट लेयर कौन सी है, एमरजेंट लेयर सिर्फ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है, और ये फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज होते हैं ओवर दी कैनोपी, एक टावर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। Then do you know the Constitution of India has given due recognition to forest, wildlife and the tribal communities dependent on forest in form of some fundamental duties। अब Constitution of India मतलब भारत का जो संविधान है उसने उचित मान्यता दी है फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को और ट्राइबल कम्युनिटीज को। फॉरेस्ट क्या है, जंगल को कहा जा रहा है। वाइल्ड लाइफ जो है वन जीव, वन में रहने वाले जीवों को कहा जा रहा है। और ट्राइबल कम्युनिटीज क्या है, आदिवासी समुदाय जो है, उनको उचित मान्यता दी गई है। किस फॉर्म में दी गई है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है, जो कि सबको फॉलो करनी पड़ेंगी, सबको निभानी पड़ेंगी। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मतलब कि जो संविधान द्वारा बनाए गए रूल्स हैं, नियम हैं, उस चीज को प्रोटेक्ट करना, उस चीज को फॉलो करना। Such duty is to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creature। उसमें से एक ड्यूटी क्या है, प्रोटेक्ट करना और इंप्रूव करना जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जिसमें कि फॉरेस्ट आ रहा है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, मतलब ये क्या है, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो नेचर के द्वारा दिया गया है हमें। और टू कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। कंपैशन का मतलब क्या होता है, करुणा, मतलब उनके प्रति दया रखना। जो लिविंग क्रिएचर हैं, जो जीव जंतु हैं, उनके प्रति दया रखना है, ये हमारी ड्यूटी है जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए। प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। क्राउन ऑफ ट्रीज। अभी तक जो है हमने लेयर पढ़ी थी कि फॉरेस्ट में कितनी लेयर्स होती हैं ट्रीज की, और अब हम देख रहे हैं कि क्राउन क्या होते हैं ट्रीज के। द क्राउन ऑफ वुडी प्लांट्स, ट्रीज, शर्ब्स इंक्लूडिंग ब्रांचेस। ब्रांचेस मतलब टहनियां। ट्विग्स जो होती हैं वो ब्रांचेस में से ही निकली हुई पतली पतली टहनियां होती हैं, मतलब ये काफी छोटी होती हैं। और ये जो है ब्रांचेस मतलब कि जो मेन टहनियां होती हैं उनकी, और ट्विग्स जो होती है उनमें से निकली हुई छोटी छोटी टहनियों को यहाँ ट्विग्स बोला जा रहा है। एंड लीव्स। लीव्स क्या होती है, पत्तियां, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ट्रंक और द मेन स्टेम। और ये क्या कहना चाह रहे हैं, इस तरह से ट्री ग्रो करता है। नीचे उसकी रूट्स होती हैं सॉइल में, और देन उसके बाद वहां पर ट्रंक है, यहाँ पर जो हिस्सा होता है ट्री का वो ट्रंक होता है। देन उसके ऊपर जो भी एक्सटेंडेड वहां से स्टेम निकली हुई है, ब्रांचेस निकली हुई हैं, उसको यहाँ पर क्राउन बोला गया है। The shape of a crown of trees has a lot to do with where it is located। और शेप क्राउन की जो है वो कैसे डिसाइड होती है, जहां पर वो लोकेट करते हैं उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। If a tree is located nearer to the equator, the noon time sun is almost directly overhead all the year around। मतलब जो भी ट्री
लोकेट करते हैं होते हैं नियर द इक्वेटर। इक्वेटर कौन सा रीजन होता है अर्थ का, इस वाले रीजन को इक्वेटर बोला जाता है। तो इक्वेटर पे जो भी ट्रीज लोकेट करते हैं उसमें क्या होता है, नून टाइम में, मतलब कि दोपहर के समय में डायरेक्टली ओवरहेड ऑल द ईयर अराउंड, मतलब कि जो सनरेज आती हैं वो डायरेक्टली ओवरहेड उनके ऊपर गिरती रहती हैं। Tall trees with flat tree tops or crowns are very common in this part of world because the flat shape help expose more of the leaves to the direct overhead sunlight। अब इस तरह से ट्री टॉप होते हैं, जो इक्वेटर पे ट्रीज होते हैं उनकी क्राउन इस टाइप की होती है, मतलब कि फ्लैट ट्री टॉप होता है उनका। और वो किस वजह से होता है, जैसे अभी हमें बताया गया है कि इक्वेटर के ऊपर क्या है, पूरे साल उनके ऊपर सनलाइट जो है उनके टॉप पे गिरती है, तो ज्यादा से ज्यादा वो फोटोसिंथेसिस कर सके, अच्छे से ग्रो कर सके, इसलिए वहां पर फ्लैट ट्री टॉप होती है, क्योंकि सनलाइट जो है वो उनके ओवर दी हेड रहती है, जैसा कि इसमें बताया गया है हमें। तो जैसा इसमें लिखा हुआ है कि टॉल ट्रीज होते हैं, लंबे वृक्ष होते हैं, एंड फ्लैट ट्री टॉप होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई, आर वेरी कॉमन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो इक्वेटर पे होते हैं। बिकॉज फ्लैट शेप क्या होती है, उन्हें ज्यादा एक्सपोजर देती है, किस चीज का, उनकी लीव्स को ज्यादा एक्सपोजर देती है सनलाइट का, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाए और अच्छे से ग्रो कर पाए। अब यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप के क्राउन्स दिखाए गए हैं, जैसे कि राउंड क्राउन है, ये राउंड शेप में दिखाई दे रहा है, ओवल शेप में दिखाई दे रहा है। वास इसलिए किससे बोला गया है, क्योंकि गुलदस्ते टाइप में है, ये वास गुलदस्ते टाइप में है। अब कॉल्यूमिनर प्लांट्स कौन से, कॉल्यूमिनर क्राउन कौन सा होता है, जो कि अपराइट पोजीशन में होता है, नैरो होता है, मतलब ये काफी लंबे होते हैं लेकिन नैरो होते हैं। ये देखिए आपको ये पतले पतले यहां पर दिखाई दे रहे हैं और अपराइट पोजीशन में है ये। देन है वीपिंग। वीपिंग कौन सा होता है, जिनकी ब्रांचेस जो है ग्राउंड को टच कर रही हैं, ये जैसे दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है वीपिंग क्राउन। स्प्रेडिंग क्राउन कौन सा होता है, जो पूरा स्प्रेड हुआ है। पिरामिडल, जो कि पिरामिड शेप का है। तो ये है डिफरेंट शेप्स आपके क्राउन्स की। देन है अप नियर दी आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल कौन सा होता है, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। द सन इज नेवर डायरेक्टली ओवरहेड एंड इज यूजुअली क्वाइट लो इन द स्काई। तो सन जो है यहां पर कभी भी ओवरहेड नहीं होता, जैसे इक्वेटर रीजन में बताया गया था, तो यहां पर ओवरहेड नहीं होता है डायरेक्टली कभी भी, और काफी नीचे रहता है स्काई में। ट्रीज इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टेंड टू बी अ कोन शेप्ड। तो यहां पर ट्रीज कैसे होते हैं, कोन के शेप के होते हैं। कोन शेप मतलब इस शेप के होते हैं, कोन शेप के, जैसे कि पाइन ट्री हो गया एग्जाम्पल इसका। दिस हेल्प देयर लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री टू इट्स बॉटम टू मेक द मोस्ट ऑफ द अवेलेबल सनलाइट। तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि यहां पर बता रहे हैं कि ओवरहेड ऊपर की तरफ सनलाइट नहीं पड़ती है, तो इस वजह से ताकि मैक्सिमम इनको सनलाइट मिल सके साइड से, इसलिए कौन शेप के होते हैं। वो फ्लैट शेप की इसलिए होती थी क्योंकि उनके ओवरहेड ऊपर की तरफ जो है सनलाइट मिलती थी, जिससे कि लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाए। लेकिन यहां पर क्या हो रही है, यहां पर ओवरहेड नहीं मिल पाती है सनलाइट, तो इसी वजह से ये कोन शेप के होते हैं, ताकि इनकी लीव्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट ले सके, जो भी अवेलेबल हो वहां पर टॉप से बॉटम तक। Then है finally many of the trees like spruce, pines and fir trees near the Arctic Circle have leaves modified to form needle. This is partially because needles are especially adapted to cold, dry climate, and the leaf needles tend to retain water better than the broad leaves like oak and maple. पाइन ट्रीज की जो लीफ होती है वो इस तरह से निडल लाइक होती हैं, ऐसी लीफ नहीं होती है, ऐसी नॉर्मल लीफ नहीं होती है, ऐसे निडल लाइक स्ट्रक्चर होती है उनकी। स्टूडेंट आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो कैक्टस प्लांट होते हैं, जो डेजर्ट्स में उगते हैं, उनके भी क्या होती है, निडल होते हैं, थॉर्न होते हैं छोटे छोटे। वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि लीफ आपकी जब इस शेप की होगी तो उसमें स्टोमेटल पोर्स होते हैं, ये हमें पता है। स्टोमेटल पोर्स से क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज होता है, और उसी से जो होता है एक्स्ट्रा वाटर जो होता है ट्री का, वो वहीं से लॉस होता है, वहीं से निकलता है बाहर की तरफ। तो ताकि कोल्ड रीजन में और हॉट रीजन में, ड्राई क्लाइमेट जो होता है और कोल्ड क्लाइमेट जो होता है, उसमें ऐसी थॉर्न लाइक, नीडल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, ताकि उसमें वाटर जो है उसकी वेस्टेज ना हो, लॉस ऑफ वाटर ना हो, वहां पर ज्यादा से ज्यादा वाटर उनके अंदर रिटेन रह सके। इस वजह से वहां पर इस तरह की लीव्स होती हैं। तो अब आपको समझ आ गया कि इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा वाटर ये रिटेन कर पाए, क्योंकि ब्रॉड लीफ जो होती है उनके अंदर क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, जिसे ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि स्ट्रोमेटल पोर्स उसमें इजीली ओपन एंड क्लोज होते हैं। और यहां पर क्या है, इसमें लीफ नीडल लाइक होती है, जिसकी वजह से यहां पर क्या होता है, वो वाटर जो है रिटेन रह सके वहां पर। देन आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन दी सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए फॉरेस्ट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनकी सोशल डेवलपमेंट के लिए, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए।
दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए। हिंदी प्रोवर्ब यहां पर है, वनों के हैं तीन उपकार, मिट्टी, पानी और बयार। वनों के तीन उपकार हैं। वन क्या है यहाँ पर, जो हमारे फॉरेस्ट है, जंगल है, उसे वन बोला जा रहा है। वन के हैं तीन उपकार, मिट्टी, मिट्टी मिलती है। अब देखिए, वन नहीं होंगे, वनों के अंदर इतने सारे ट्रीज नहीं होंगे तो क्या होगी, सोइल, सोइल इरोज हो जाएगी, बह जाएगी। जैसे ही हैवी रेन आएगी तो वो बह जाएगी। लेकिन ट्रीज उसे क्या करते हैं, उनकी जड़ें उसे पकड़ कर रखती हैं वहां पर, तो इसलिए सोइल वहां पर इरोड नहीं होती, इरोजन नहीं होता है। तो मिट्टी मिलती है हमें। पानी, पानी हमें वहां से मिल रहा है, क्यों, क्योंकि जब वाटर आएगी तो ट्रीज को क्या बोला जा रहा है, वो नेचुरल एब्जॉर्बर है और वो वाटर को अलाउ करते हैं कि वो सीप कर जाए, हमारे ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ाए, जिससे कि हमें सप्लाई होती रहे वाटर की, तो उससे हमें पानी भी मिलता है। बयार क्या होता है, बयार होता है एयर। अब ये हम सबको पता है कि ऑक्सीजन जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो हमें कहां से मिलती है, ट्रीज से मिलती है। तो इसलिए यहां पर बोला गया है, वनों के हैं तीन उपकार, मिट्टी, पानी और बयार। अब ये जो ऊपर बोला गया था कि सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है और ये इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है, वो हम पढ़ने वाले हैं कि इससे हमें क्या क्या यूटिलिटी होती है, जिससे आपको समझ आ पाए कि इसे किस लिए बोला गया है कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है। ब्यूटीफुली ब्रिंग्स आउट द वेरिड यूटिलिटी ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर द हैबिटेट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अ स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, जैसे नेम से ही आपको पता है, बायो का मतलब बायोलॉजिकल, जीव जंतु जो होते हैं, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह के, तरह तरह के जीव जंतु इसमें रहते हैं। तो एक स्टोर हाउस है बायोडाइवर्सिटी का। फॉरेस्ट को एक हैबिटेट बोला गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। हैबिटेट मतलब लिविंग और ड्वेलिंग प्लेस, मतलब कि उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर। प्रैक्टिसेस सच एज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड्स। प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि एग्रीकल्चर मतलब खेती, एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि पशुओं का पालन पोषण, तो वो उसके लिए हम किस पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है और फॉरेस्ट के लैंड पे डिपेंडेंट है। फॉरेस्ट मेंटेन एंड इंप्रूव द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। दिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द रेनफॉल इन एन एरिया। अब हमने वाटर साइकिल पढ़ी है, वाटर साइकिल में हमने पढ़ा है सबसे पहले इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन होता है, देन प्रेसिपिटेशन होता है और देन रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में जो है वो दोबारा से पृथ्वी पर आती है और इसी तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तो यहां पर मॉइस्चर कंटेंट जो बताया कि ये इंप्रूव करता है, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट होता है, वेपर कंटेंट होता है, उसको ये मेंटेन करके रखता है और उसी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितनी रेनफॉल इस एरिया में होने वाली है। प्रोवाइड क्लीन एयर। फॉरेस्ट हमें क्लीन एयर प्रोवाइड करते हैं। दे आर रिजर्वायर ऑफ लाइफ गिविंग ऑक्सीजन। दे हेल्प टू मेंटेन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो इन द एटमॉस्फेयर। दे आर देयरफॉर राइटली नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टार मार्क करिए इसे कि लंग्स ऑफ द अर्थ इन्हें किस लिए बोला जा रहा है, बिकॉज ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो को एटमॉस्फेयर में मेंटेन करके रखते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमने पढ़ रखा है, उसमें क्या होता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एज अ रॉ मटेरियल एंड ऑक्सीजन वहां से रिलीज करता है, तो उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है जो कि हम सबकी रेस्पिरेशन के लिए बहुत जरूरी है। फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस ह्यूमस। ह्यूमस मैंने आपको बताई दिया है, जो डेड एंड डिके मैटर होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में, जो कि सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, सोइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस ह्यूमस एंड मेंटेन सोइल फर्टिलिटी। फॉरेस्ट आर द नेचुरल एब्सॉर्बर ऑफ रेन वाटर। फॉरेस्ट जो है वो रेन वाटर के नेचुरल एब्सॉर्बर है। बिकॉज ऑफ द थिक ह्यूमस लेयर्स लूज soil and the soil retaining power of tree root forest are important for maintaining and regulating water flow to the lowest layer of soil. तो ये मैंने आपको बता दिया था, जो ट्री होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल एब्जॉर्बर होते हैं। अब ये ट्री है, ये नेचुरल एब्जॉर्बर है। रेन जैसे ही गिरेगी तो वो इसके पार्ट से होती हुई कहां जाएगी, नीचे ह्यूमस की लेयर तक जाएगी, देन सोइल तक जाएगी और वो इसे अलाउ कर रही है कहां पर, नीचे सीप करने के लिए। तो वो इसमें कहां जाएगी, ग्राउंड वाटर में जाएगी, क्योंकि ह्यूमस क्या होती है, ह्यूमस होती है टॉप लेयर में, सोइल की टॉप लेयर में। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा जाता है। और ग्राउंड वाटर में फिर वो वाटर जाएगा जो रेन वाटर है और उसके बाद वो हमें सप्लाई होगा, वो बाकी स्ट्रेन्स में चला जाएगा। तो इस तरह से क्या करता है, वाटर फ्लो को बना के रखता है टू दी लोअर लेयर ऑफ सॉइल। अपर लेयर कौन सी होती है, जो ह्यूमस की होती है वो अपर लेयर होती है। फॉरेस्ट ऑल्सो रिड्यूस द स्पीड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड टैप डस्ट एंड गैसेस। फॉरेस्ट जो है वो स्पीड, स्ट्रॉन्ग विंड्स की स्पीड को भी कम करता है एंड ट्रैप कर लेता है किस चीज को, डस्ट को और गैसेस को, जिससे कि पोल्यूशन कम क्रिएट होता है। अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड गिविंग प्लांट्स एंड लाइव स्टॉक्स अकर्स इन दी फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। जो वाइड वेराइटी ऑफ फूड गिविंग प्लांट्स है, मतलब जिनसे भोजन मिलता है, वो कहां पर है, वो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ग्रासलैंड पे पाए जाते हैं। फॉरेस्ट आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ टिम्बर। टिम्बर मतलब लकड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एंड रॉ मटेरियल फॉर पेपर इंडस्ट्री। और पेपर इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है वो कहां से मिलती है, फॉरेस्ट से ही मिलती है।
देन है द नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। और नॉन टिम्बर मतलब कि लकड़ी के अलावा जो जो प्रोडक्ट यूज होते हैं जैसे कि गम्स, रेजिन्स, फ्रूट, नट्स, ऑयल्स, डाइज एंड मेडिसिनल प्लांट्स, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर अस इन वेराइटी ऑफ वेज। वो भी हमें कहां से मिलते हैं? वो भी हमें फॉरेस्ट से ही मिल रहे हैं। मतलब लकड़ी मिल रही है और लकड़ी के अलावा जो जो प्रोडक्ट हैं वो भी हमें कहां से मिल रहे हैं? फॉरेस्ट से ही मिल रहे हैं। देन आ गया है डू यू नो, फॉलोइंग द uproar caused by the news that the national animal has disappeared from one of the tiger reserves, namely Sariska in Rajasthan, the chairman of the National Board for Wildlife and then the Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh set up a task force। एक न्यूज आई थी जिसने कि अप्रोर मतलब कि कोलाहल मचा दिया था, हाकार मचा दिया था। क्या न्यूज थी वो? कि नेशनल एनिमल जो है, जो कि टाइगर है, डिसअपियर हो गए हैं, मतलब खत्म हो गए हैं, वहां नहीं दिख रहे हैं। वन ऑफ द टाइगर रिजर्व, जो कि सरिस्का नेम है जिसका, तो सरिस्का नाम का एक टाइगर रिजर्व था राजस्थान में, उसके बारे में एक न्यूज आई थी कि वहां पर नेशनल एनिमल जो है डिसअपियर हो गए हैं। तो चेयरमैन जो थे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के और जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एक टास्क फोर्स जो है वो सेटअप की थी उसके लिए। दिस टास्क फोर्स हैड टू एक्सेस द सिचुएशन विस प्रोजेक्ट टाइगर। तो इस टास्क फोर्स ने जो है उस सिचुएशन को एक्सेस किया। विस का मतलब होता है आमने सामने, प्रोजेक्ट टाइगर की सिचुएशन जो थी, एंड टू सबमिट अ टाइम बाउंड रिपोर्ट। और उन्होंने जो है एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड रिपोर्ट, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उन्होंने रिपोर्ट जो है सबमिट करी। सरिस्का वॉज अ क्राइसिस वेटिंग टू हैपन एंड इट इज बाउंड टू रिकर एल्सवेयर इफ मैटर्स आर नॉट रेक्टिफाइड। अगर सरिस्का जैसा जो क्राइसिस यहां पर हुआ है तो वो किसी और जगह पर भी बार बार हो सकता है अगर उस मैटर को रेक्टिफाई नहीं किया गया, उस मैटर को सॉल्व नहीं किया गया, उसकी प्रॉब्लम्स को ना समझा गया। तो इट ऑल्सो ब्रॉट इनटू लाइमलाइट दैट प्रिविलेंट सिचुएशन विद रिगार्ड टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन दी कंट्री। तो इसकी वजह से ही जो ये खबर फैली थी, इसकी वजह से ही जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को और ज्यादा महत्व दिया गया हमारी कंट्री में। हाउएवर थिंग्स हैव टेकन अ टर्न फॉर द बेटर। अब जो है चीजें बेहतर होती जा रही हैं। टाइगर्स फ्रॉम रणथंबोर आर बीइंग रिलीज्ड इन सरिस्का। टाइगर्स जो है रणथंबोर से वो कहां भेजे जा रहे हैं? सरिस्का में भेजे जा रहे हैं टू रीपॉपुलेट दिस रिजर्व लेड बैरन बाय द पोचर्स। टाइगर्स जो है रणथंबोर से वो कहां रिलीज किए जा रहे हैं? सरिस्का में, ताकि वो रीपॉपुलेट हो सके, जो कि रिजर्व हो गए थे। किस वजह से? क्योंकि पोचर्स मतलब शिकारियों की वजह से जो वो खत्म होते जा रहे थे, वो वहां पर रीपॉपुलेट कर सके, इसलिए टाइगर्स को वहां भेजा गया था। इस तरह से सिचुएशन ये बेटर हो पाई। देन है डिफोरेस्टेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट। डिफोरेस्टेशन का मतलब है पेड़ों की कटाई, और बाकी जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड है फॉरेस्ट से वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डिफोरेस्टेशन इज द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग और ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ ट्रीज फॉर टिम्बर और पेपर और टू क्लियर द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, रेंचिंग, कंस्ट्रक्शन और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज। डिफोरेस्टेशन क्या है? इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग मतलब अंधाधुंध कटाई, ओवर हार्वेस्टिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। किस लिए? टिम्बर के लिए, मतलब कि ये वुड के लिए जो कि लकड़ी मिलती है पेड़ों से, और पेपर के लिए, और टू क्लियर द लैंड, और लैंड्स को क्लियर किया जा रहा है किस लिए? खेती के लिए, और रेंचिंग मतलब पशुपालन के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए, और बाकी ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए, जैसे रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, हाउसेज बनाने के लिए, उन सब के लिए वहां पर क्लियर किया जा रहा है लैंड को। तो उसे कहा जाता है डिफोरेस्टेशन, की फॉरेस्ट वहां पर खत्म हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं। फॉरेस्ट आर बीइंग लॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन डिफोरेस्टेशन एंड एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट क्या होता है? अतिक्रमण। और डिफोरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ों कटाई। इस वजह से क्या होते जा रहे हैं? फॉरेस्ट जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। द फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी हैज डिक्लाइन ड्यू टू ओवर यूज। फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी जो है धीरे धीरे घट रही है। डिक्लाइन मतलब घट रही है, किस लिए? ओवर यूज के कारण, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका यूज किया जा रहा है फॉरेस्ट की चीजों का, इसलिए। फॉर एग्जाम्पल ग्रेजिंग ऑफ कैटल इन फॉरेस्ट एरिया इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज एडवर्सली अफेक्टिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड ऑल्सो कॉजिंग सॉइल इरोजन। अब ओवर ग्रेजिंग बोला जाता है इस चीज को, मतलब कि जो पशु चारा चरते हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो वो क्या है? वो ज्यादा होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, जिसे कि ओवर ग्रेजिंग बोलते हैं। तो इस वजह से क्या है? वो एडवर्सली इफेक्ट डाल रहा है, मतलब कि बैड इफेक्ट, उल्टा इफेक्ट डाल रहा है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी पर, जिस वजह से सॉइल इरोजन होती जा रही है, सॉइल जो है बहती हुई जा रही है। इरोजन मतलब जो होती है सॉइल बह जाना, उसे कहा जाता है इरोजन। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, सबसे पहले है कार्बन साइकिल। फॉरेस्ट एक्ट एज अ मेजर कार्बन स्टोर। फॉरेस्ट जो है उन्हें मेजर कार्बन स्टोर यहां पर क्यों कहा गया है स्टूडेंट? क्योंकि हम सबको पता है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के द्वारा ली जाती है एज अ रॉ मटेरियल, और ऑक्सीजन जो है वहां से रिलीज की जाती है, इसलिए फॉरेस्ट को यहां पर मेजर कार्बन स्टोर कहा जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन अप फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय ट्रीज एंड प्लांट्स एंड यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ली जाती है एटमॉस्फेयर से ट्रीज और प्लांट्स के द्वारा, और फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। व्हेन फॉरेस्ट आर क्लियर्ड, जब फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, द ट्रीज आर आइदर बर्न्ड और अलाउड टू रोट। तो फॉरेस्ट को जब काटा जा रहा है तो ट्रीज को क्या किया जा रहा है? जलाया जा रहा है, या फिर उन्हें सड़ने के लिए वहीं छोड़ दिया जा रहा है। कार्बन गेट्स रिलीज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस कार्बन जो है वो रिलीज हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में। देखिए
ट्री जब जो है लिविंग है, मान लीजिए ट्री जब लिविंग है तो उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ताकि वो अपना खाना बना सके। लेकिन जब ट्री वहां से काट दिया गया है, ट्री को जला दिया गया है या सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है, तो आपके एटमॉस्फेयर में क्या हो रही है, कार्बन की अमाउंट जो होती है वो ज्यादा हो रही है। तो कार्बन गेट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन जो है रिलीज हो रही है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के बेनिफिट्स के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो स्टार्ट किया जाता है। उसमें उस इफेक्ट में क्या होता है, ग्रीन कलर का कवर किया जाता है और फिर उसके अंदर प्लांट्स लगाए जाते हैं, वो आपने देखा भी होगा। वो किस वजह से होता है, जो सनलाइट आती है उसको क्या करती है, ट्रैप कर लेती है अंदर, जिससे कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वहां पर प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है वहां पर वार्मथ बढ़ाने में, गर्मी बढ़ाने में। लेकिन ह्यूमन की एक्टिविटीज के कारण, जैसे कि यहां पर बताया जा रहा है, ट्रीज को जला दिया जाता है या उन्हें सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उससे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में और भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। और जैसे साइकिल में ये बताया जा रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जब हम फॉरेस्ट को खत्म करते जा रहे हैं, तो उस वजह से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन जैसी समस्याएं हो रही हैं। देन है द वाटर साइकिल। ट्री ड्रॉ ग्राउंड वाटर अप थ्रू देयर रूट्स एंड रिलीज इट इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू ट्रांसपिरेशन। इन अमेज़न ओवर हाफ ऑफ द वाटर circulating through the region's ecosystem remains within the plants. With removal of a part of forest, the region couldn't hold as much water. The effect of this could be a drier climate. तो अब हमें पता है वाटर साइकिल में कौन कौन से स्टेप आते हैं। इवेपोरेशन आता है, जो कि हम प्लांट्स में उसको इवेपोरेशन को ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बोलते हैं, जो कि ट्रीज के स्टोमेटल पोर्स से जो है लॉस ऑफ वाटर होता है, उसे ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। देन उसके बाद कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होता है और फिर रेन की फॉर्म में वो दोबारा से अर्थ पे आ जाता है। तो यहां पर ये क्या बता रहे हैं, क्योंकि ट्रीज को हम क्या कह रहे हैं, नेचुरल एब्जॉर्बर कह रहे हैं वाटर का, तो वो क्या करता है, ग्राउंड वाटर तक वाटर को पहुंचाता है और उसका लेवल जो है अप करता है। इस तरह से जो है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, और ये प्रोसेस चलता रहता है वाटर साइकिल का। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें, जैसे कि पहले भी बताया गया था कि 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन जो कहां से मिलती है, वहीं से मिलती है अमेज़न रेन फॉरेस्ट से। तो यहां पर ये कह रहे हैं अमेज़न में ओवर हाफ ऑफ द वाटर जो कि पूरा सर्कुलेट होता है इकोसिस्टम में, उसका हाफ वाटर जो है वो वहीं पे रिमेन रहता है हमारे प्लांट्स के अंदर। तो सोचिए उनका कितना बड़ा रोल है, वो कितना बड़ा फॉरेस्ट है वहां पर। रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ दिस रीजन कुडंट होल्ड एज मच एज वाटर। अगर जो है पेड़ों की कटाई होती जाएगी, रिमूव करते जाएंगे फॉरेस्ट को हम, तो वो इतना वाटर जो है अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण जो है क्लाइमेट जो है वो ड्राई होने लग जाएगा, रेनफॉल नहीं होगी। क्योंकि हम सबको पता है स्टूडेंट, वाटर साइकिल के लिए चारों स्टेप्स होने बहुत जरूरी हैं। इवेपोरेशन मतलब कि ट्रांसपीरेशन एंड कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन और फिर रेनफॉल आती है हमारी। तो अगर रेनफॉल हमें चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ होंगे तभी जो है वो रेनफॉल पॉसिबल है। अगर पेड़ों की कटाई होगी, फॉरेस्ट खत्म होते जाएंगे, तो ये पूरा प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर फर्स्ट प्रोसेस ही नहीं होगा ट्रांसपीरेशन, तो आगे वाला प्रोसेस नहीं होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, क्लाइमेट ड्राई हो जाएगा। तो अगर वाटर साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होगी तो उसके कारण क्या हो सकता है, उसके इफेक्ट से ड्राई क्लाइमेट हो सकता है। सॉइल इरोजन मतलब कि मिट्टी का कटाव, मिट्टी जो है बह जाती है, उसे सॉइल इरोजन बोला जाता है। विद द लॉस ऑफ अ प्रोटेक्टिव कवर ऑफ वेजिटेशन, मोर सॉइल गेट्स लॉस्ट। अगर प्रोटेक्टिव कवर नहीं होगा वेजिटेशन पे, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा अगर ट्री काटे जाएंगे, उनकी रूट्स जो है जो जकड़ के रखती हैं सॉइल को, वो नहीं होंगी, तो क्या होगा, सॉइल वहां से लॉस्ट होती जाएगी, इरोज होती जाएगी। ऑफ वाटर कोर्सेज, लेक्स एंड डैम्स, दिस अकर एज अ रिजल्ट ऑफ सॉइल इरोजन। अब जैसे ऊपर हमने पढ़ा सॉइल इरोजन, ज्यादा से ज्यादा अगर पेड़ काटे जाएंगे तो उसको प्रोटेक्टिव कवर नहीं मिल पाएगा सॉइल को, जो कि रूट्स वगैरह उसे जकड़ कर रख सके, तो इसकी वजह से सॉइल जो है वहां से लॉस्ट हो जाएगी, बह जाएगी। तो वो बहकर कहां जाएगी, वो वाटर स्ट्रीम्स के साथ जाएगी, जैसे कि लेक्स में, डैम्स में। तो वहां पर क्या होगा, सिल्टिंग, सिल्टिंग मतलब गाद, जो कि वहां पर मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी उसमें, तो ऊपर कहा जा रहा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कोर्सेज, लेक्स एंड डैम्स में। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, अब जैसे हमें पता है कि नेचुरल हैबिटेट है फॉरेस्ट बहुत सारे एनिमल्स का, जो कि बायोडाइवर्सिटी है, उसके अंदर बहुत सारे तरह तरह के एनिमल्स, तरह तरह के प्लांट्स जो है उसमें ग्रो करते हैं, तो उसका एक्सटिंक्शन हो जाएगा। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है जो लुप्त हो जाएंगी। द ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। एग्जिस्टेंस मतलब जो रह रहे हैं एनिमल्स और प्लांट जो एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी, वो किस पे डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट पे। फॉरेस्ट कंटेन ओवर मोर देन हाफ ऑफ एन लिविंग स्पीशीज ऑफ अवर प्लेनेट। हमारे प्लेनेट की जितनी भी स्पीशीज हैं उसकी हाफ स्पीशीज जो है, हाफ से भी ज्यादा स्पीशीज जो है वो किस पे डिपेंड करती है, कहां पर होती है, फॉरेस्ट के अंदर होती है। इफ द हैबिटेट ऑफ दीज स्पीशीज इज डिस्ट्रॉयड, अगर उनका हैबिटेट मतलब वो जहां रहते हैं, उनका लिविंग प्लेस जो है वो डिस्टर्ब किया गया, तो क्या होंगी, नंबर ऑफ स्पीशीज भी जो है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएंगी, खत्म होनी शुरू
शुरू हो जाए। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन होता है मरुस्थलीय, मतलब कि मिट्टी का सूखा हो जाना, बिल्कुल ड्राई हो जाना, जैसे रेगिस्तान में होती है। द कोज ऑफ डेजर्टिफिकेशन आर कॉम्प्लेक्स, डेजर्टिफिकेशन के जो कोज हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स हैं। लेकिन डिफोरेस्टेशन, बट डिफोरेस्टेशन इज वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, लेकिन डिफोरेस्टेशन उसमें एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से क्या होते हैं, डेजर्टिफिकेशन होती है। देन है, डू यू नो, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बता रखा है कि फर्स्ट नेशनल पार्क जो है इंडिया में वो कहां बना था, कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से फेमस हुआ था वो, जो कि 1935 में बना था। इंडिपेंडेंस के बाद ये स्टडी राइज करने लगी, जो प्रोटेक्टिव एरियाज थे, मतलब कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो ज्यादा बढ़ने लगी, स्पेशली आफ्टर द एनैक्टमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो किसमें आई थी, 1972 में आई थी। ये अलग अलग संख्याएं बता रखी हैं और कितना ज्योग्राफिकल एरिया वो कवर कर रहे हैं वो बता रखा है यहाँ पर, कि हर सन में जो है कितनी यहाँ पर नेशनल पार्क बढ़ने लग गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कितनी इंक्रीज होने लग गई, किस वजह से, ताकि हम कंजर्व कर पाए हमारी वाइल्ड लाइफ को, जनजीवन को। देन है कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रीज इन इंडिया। अब कॉमन टाइप के ट्रीज इंडिया में कौन कौन से पाए जाते हैं। द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज अ बेनियन ट्री। तो बेनियन ट्री क्या है, हमारा नेशनल ट्री है, इस चीज को भी आप स्टामा करके रखेंगे। दिस ह्यूज ट्री टॉवर्स ओवर इट्स नेबर एंड हैज द वाइल्डेस्ट रीचिंग रूट्स ऑफ ऑल नोन ट्रीज, इजिली कवरिंग सेवरल एकर्स। इट ऑल्सो सेंड्स न्यू शूट्स फ्रॉम इट्स ब्रांचेस टू फॉर्म रूट्स। अब देखिए ये जो है ये बेनियन ट्री की पिक्चर है, लेकिन काफी अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रही है। ये देखिए ये बेनियन ट्री है, मैं पार्क से आपको दिखा रही हूँ ये बेनियन ट्री, और यहाँ पर देखिए जो ऊपर से ब्रांचेस से नई नई शूट्स निकल रही हैं, नई नई स्टेम्स निकल रही हैं, वो क्या हो रही हैं, वो नीचे की तरफ आ रही हैं डाउनवर्ड, और वही जो है आगे रूट का फॉर्म ले लेंगी। तो इस तरह से ये ग्रो करते रहती हैं। जैसे हमने उस पिक्चर में देखा उसमें ये चीज साफ बताई जा रही है कि ये क्या करते हैं, ये ह्यूज ट्री है जो कि दूसरे नेबरहुड ट्री को क्या करता है, टावर कर लेता है, उनसे बड़ा होता है ये, और वाइडेस्ट रीचिंग रूट्स होती हैं इसकी, मतलब बहुत ही बड़े स्पेस में जो है इसकी रूट्स फैल जाती हैं धीरे धीरे, और इजिली कवरिंग सेवरल एकड़, और काफी एकर्स जमीन जो है ये कवर कर लेता है धीरे धीरे। इट सेंड्स ऑफ न्यू शूट्स, जो इसकी शूट्स होती हैं ब्रांचेस से, वो धीरे धीरे रूट्स का फॉर्म ले लेती हैं, जैसे हमने अभी देखा। सो दैट वन ट्री इज रियली अ टेंगल ऑफ ब्रांचेस, रूट्स एंड ट्रंक्स। तो इसे टेंगल कहा गया है, आपस में ही उलझा हुआ है ये ब्रांचेस, रूट्स और ट्रंक में। द बेनियन ट्री रीजनरेट्स एंड लाइव्स फॉर्म एन इनक्रेडिबल लेंथ ऑफ टाइम। बेनियन ट्री जो है वो रीजनरेट करता है, रीजनरेट का मतलब पुनर्जन्म होता है उसका, एंड लाइव्स फॉर एन इनक्रेडिबल लेंथ ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक ये रहता है। इट इज देयरफॉर थॉट एज एन इनमॉर्टल ट्री, इसीलिए इसको जो है कई बार सोचा जाता है कि इमॉर्टल ट्री है, मतलब कि अमर है ये वृक्ष, कभी नहीं मरता है। टीक इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्री ऑफ इंडिया। टीक जो है वो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर ट्री है इंडिया का। इट इज मेनली यूज्ड इन मेकिंग ऑफ फर्नीचर एंड डोर्स। टीक ऑल्सो हैज मेडिसिनल वैल्यूज, टीक की मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, और ज्यादातर ये किस चीज में यूज होता है, फर्नीचर बनाने में, डोर बनाने में। आपने कई बार देखा भी होगा जब आप वुड वाले के पास जाते हैं तो वो आपको बताता है ये शीशम उसका बना हुआ है वुड का, और ये टीक वुड का बना हुआ है, तो वही टीक की यहाँ पर बात हो रही है। द बार्क इज बिटर, इसकी बार्क जो होती है, छाल जो होती है वो बिटर होती है, मतलब कड़वी होती है। हेल्थ गिविंग टॉनिक, वो हेल्थ को जो है एक टॉनिक प्रोवाइड करती है, मतलब मेडिसिन टाइप में यूज होती है। एंड इज कंसीडर यूजफुल इन फीवर, और वो किस चीज में यूज होती है, फीवर में यूज होती है। ये है जो है टीक का ट्री, तो इसे छाल बोला जाता है, यहां पर जो इसकी छाल होती है उसे बार्क बोला जा रहा है। देन है नीम ट्री इज पॉपुलरली नोन एज मिरेकल ट्री। नीम ट्री को एक मिरेकल, चमत्कारी पेड़ कहा गया है। इट इज यूजफुल ट्री इन रिहेबिलिटिंग द वेस्टलैंड एरिया, जो वेस्टलैंड एरिया है, मतलब जो बंजर भूमि हो गई है, उसे भी उपजाऊ बनाने में ये ट्री काम आता है। इवन टुडे द नीम ट्री इज अ फोकल पॉइंट ऑफ द विलेज लाइफ। आज भी जो है फोकल पॉइंट माना जाता है नीम ट्री को विलेज लाइफ का, किस वजह से, द विलेज काउंसिल मीटिंग्स आर ऑफन हेल्ड अंडर द शेड ऑफ दिस ह्यूज ट्री। जितनी भी मीटिंग्स बुलाई जाती हैं विलेज में, वो कहां पर होती हैं, इसी ट्री के नीचे की जाती हैं। इट ऑल्सो हैव गुड मेडिसिनल वैल्यू, और इस ट्री की बहुत ही अच्छी मेडिसिनल वैल्यूज भी होती हैं। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस इज अ टॉल एवरग्रीन ट्री। ये एक लंबा वृक्ष है। एवरग्रीन ट्री मतलब कि हमेशा हरा भरा रहता है ये वृक्ष, देखिए इस तरह का है देखने में यूकेलिप्टस। There are more than 700 species of eucalyptus all over the world. More than 700 मतलब 700 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं यूकेलिप्टस ट्री की all over the world, पूरी दुनिया में। यूकेलिप्टस is mainly used as the pulp wood in the manufacture of the paper। और यूकेलिप्टस किस चीज में मेनली यूज होता है, ये एज अ पल्प वुड यूज होता है, किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट, कि जो बेनियन ट्री है वो हमारा नेशनल ट्री है, जिसकी ब्रांचेस जो हैं वो क्या करती हैं, उसकी बहुत ही टेंगल्ड ब्रांचेस हैं, और वो धीरे धीरे जब न्यू शूट्स निकलती हैं उनकी ब्रांचेस से, तो वो धीरे धीरे नीचे तक जाती हैं, ग्राउंड तक, और वो रूट का फॉर्म ले लेती हैं। और इस ट्री को क्या बोला गया है, इमॉर्टल ट्री भी बोला गया है। टीक वुड का क्या पॉपुलैरिटी है, ये फर्नीचर्स में और डोर्स में यूज होता है, और मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, इसको फीवर में यूज किया जाता है। नीम जो है उसे मिरेकल ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये एक फोकल पॉइंट है विलेज लाइफ का, और ये मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं इसकी। यूकेलिप्टस जो ट्री है वो मेनली किस चीज में यूज होता है, मेनली पल्प वुड उसका यूज किया जाता है, जो कि
पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये कुछ चीजें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे तो आपको इजीली रिमाइंड रहेंगे। ये देवदार और हिमालयन सेडर इज अ स्पीशीज ऑफ सेडर नेटिव टू दी वेस्टर्न हिमालयन, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। जो सेडर और हिमालयन सेडर है वो कहां पर मिलता है, वो हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में मेनली पाए जाते हैं। इट इज लार्ज एवरग्रीन कॉनिफेरस ट्री रीचिंग हाइट ऑफ 40 to 50 मीटर। ट्री कौन से होते हैं, मतलब जो कोन शेप के ट्री होते हैं और उनकी हाइट जो है 40 to 50 मीटर होती है, मतलब काफी लंबे लंबे ट्री होते हैं ये। और ये कहां मिलते हैं, माउंटेन रीजन्स में मिलते हैं, जैसे कि ऊपर बता रखा है हिमालयन एंड उत्तराखंड रीजन में मिलते हैं। और ये पाइन ट्री होते हैं, जैसे वैसे ये ट्री होते हैं और ये कवर्ड रहते हैं किससे, स्नो से, तो इन्हें कॉनिफेरस ट्री बोला गया है यहाँ पे। समटाइम इवन अप टू 60 मीटर, और ये काफी लंबे होते हैं हाइट में। द ट्रंक डायमीटर कैन बी अप टू 3 मीटर, और ट्रंक जो है इनका पतला होता है। इट है कॉनिक क्राउन विद लेवल ब्रांचेस एंड ड्रूपिंग ब्रांचलेट्स। ड्रूपिंग ब्रांचलेट्स मतलब झुकी हुई टहनियां होती हैं उसकी, और इसका क्राउन कैसा होता है, कोन शेप का क्राउन होता है विद लेवल ब्रांचेस, और उसके लेवल में क्या होती है, ब्रांचेस है इसमें। और कोन शेप का यहाँ पर आपको ट्री दिखाई दे रहा है, तो ये क्राउन किस शेप का है, कोनिक क्राउन कहा जाएगा इसे। साल इज अ लार्ज सब डेसिडुअस ट्री। डेसिडुअस ट्री वो होता है जो कि एनुअली, मतलब कि प्रत्येक वर्ष अपनी सारी पत्तियों को शेड कर देता है, झाड़ देता है। लेकिन सब डेसिडुअस का मतलब है कि सारी पत्तियां नहीं, कुछ ही पत्तियां इसकी झड़ती हैं। इट इज वर्शिप्ड बाय द बुद्धिस्ट एंड द हिंदूज इन इंडिया। ये भारत में जो है हिंदूज के द्वारा और बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा जो है वर्शिप, मतलब पूजा की जाती है इसकी। इट इज मेंशन्ड इन मेनी स्क्रिप्चर्स दैट बुद्ध वाज बोर्न एंड डाइड अंडर अ साल ट्री। और ये धर्म ग्रंथों में ये बताया गया था कि बुद्ध जो थे वो उनका जन्म और उनकी मृत्यु जो है वो साल ट्री के नीचे ही हुई थी। इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, और ये हर जगह पर भारत में पाया जाता है। अमलतस ऑल्सो कोल्ड दी गोल्डन शावर ट्री, इसे गोल्डन शावर ट्री भी कहा जाता है। इज अ डेसिडुअस ट्री, और ये डेसिडुअस ट्री है, मतलब कि अपनी सारी पत्तियां जो है ये शेड करते हैं एनुअली। इट इज कॉल्ड दी इंडियन लेबरनम, इसे इंडियन लेबरनम भी कहा जाता है। तो ये जो डार्क वर्ड्स में लिखे हुए हैं इनको आप अंडरलाइन करके रखेंगे, हाईलाइट करके रखेंगे, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। इट इज वाइडली ग्रोन एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट, इसे जो है ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में जो है ग्रो किया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से होते हैं, जो साज सजावट के लिए यूज होते हैं। एवरी पार्ट ऑफ दिस प्लांट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टी। इस प्लांट का हर पार्ट जो है वो किस चीज के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के कारण। ये देखिए कितने प्यारे इसके फ्लावर्स लग रहे हैं। अशोका ट्री, द सोरोलेस ट्री, मतलब दुख रहित ट्री है ये। इज अ फ्लावरिंग ट्री, ये एक फ्लावरिंग ट्री है। कंसीडर्ड सेक्रेड थ्रू आउट इंडिया एंड श्रीलंका, और ये कहां कहां पाया जाता है, इंडिया में और श्रीलंका में, हर जगह पर पाया जाता है। इट इज प्राइज फॉर इट्स ब्यूटीफुल फॉइलेज एंड फ्लावर्स, और ये किसके लिए जाना जाता है, अपने ब्यूटीफुल फॉइलेज मतलब की पत्तियों के लिए और फ्लावर्स के लिए। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है अशोका ट्री। तो इन सब चीजों को आपने याद रखना है कि किसे जो है फ्लावरिंग ट्री कहा गया है, किसे गोल्डन शावर ट्री कहा गया है, कौन सा सब डेसिडुअस है, कौन सा डेसिडुअस ट्री है, किसकी जो है जो क्राउन होती है वो कोनिक शेप में होती है, कौन सा किस इलाके में पाया जाता है और किसका क्या यूज होता है, ये सब चीजें आपको इसमें याद रखनी है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है स्टूडेंट। होप सो आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।